अब देखिए, बात थी क्या इस सीएल को, जो डायरेक्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की हम बात कर रहे हैं, वो करवाई जा सकती थी कि नहीं करवाई जा सकती, उस पर चलते हैं। मैंने जैसे आपको कहा नहीं करवाई जा सकती थी, इसका रीजन तो बता दिया। किसी को डाउट है अभी इस बात में, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों नहीं शो कर रहा? किसी को कोई डाउट है? तो इसका मैकेनिज्म देखिए, इससे क्वेश्चन आता है। ये आपके पास एराइलाइड है, देखिए मैंने कहा इसके पास क्या है, लोन पेयर है, और ये लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाएंगे। इन लोन पेयर को अगर रेजोनेंस में इन्वॉल्व करवाऊं तो मेरे पास स्ट्रक्चर जो बने, इसमें ऑर्थो पोजीशन पे क्या चार्ज आई, नेगेटिव। ये देखिए, और बियर पे आ गया प्लस। एक स्ट्रक्चर और जिससे पैरा भी क्लियर हो जाता, ये लीजिए जी। अब हाइब्रिड बना दूंगा, ये देखो। तो या ऑर्थो पे पोजीशन पे क्या है, नेगेटिव, या फिर क्या है, पैरा पर नेगेटिव है। ओवरऑल देखा जाए तो पूरी रिंग पे क्या है, नेगेटिव है। अटैक क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि रिंग पे नेगेटिव है। अगर रिंग पे ना नेगेटिव होता तो अटैक कर जाता, रिंग पे ना नेगेटिव होता तो कर जाता। पहले ध्यान से समझो। अगर फिर भी मैं अब अटैक करवाना चाहूं तो कहां करे, करे तो भी कहां करे, मेटा पे करे। ये अकेली एक ऐसी पोजीशन बची है, ये देखिए, जहां पर क्या नहीं आया, नेगेटिव नहीं आया। अगर कल को नेगेटिव अटैक कर भी सकता तो करता तो यहां करता, और कोई चांस नहीं था। वैसे तो ये रिएक्शन होती ही नहीं है, करता तो यहां करता। समझिए बात? अब समझिए, अगर ऐसा होता है तो इस सारे का मैं अगर हाइब्रिड फॉर्म देखूं तो हमारे पास ये केस है, पूरी रिंग पर -4 सर्कुलेट हो रहा है, और दूसरा यहां क्या आ चुका है, डबल बॉन्ड। हेलोजन के साथ देखिए क्या आ गया, डबल बॉन्ड। ये दो बातें हैं। एक रीजन तो ये पड़ा, यहां क्या चीज है, डबल बॉन्ड करेक्टर है। डबल बॉन्ड करेक्टर है किसके बीच में, बिटवीन सी एंड एक्स बॉन्ड। सी और एक्स बॉन्ड जो है, इसके बीच में क्या है, डबल बॉन्ड करेक्टर है। और डबल बॉन्ड आ गया तो तोड़ना डिफिकल्ट है, हेलोजन बाहर नहीं जा सकता। दूसरा रीजन ये पड़ा, जो रिंग है उस पे क्या चार्ज है, रिंग क्वायर नेगेटिव चार्ज। और ये क्या करता है, रिपेल करता है न्यूक्लियोफाइल को, इसलिए न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर सकता। ये दोनों रीजन दिखाते हैं कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक नहीं कर सकता। समझिए बात? एक तो ये रीजन रहा। आपसे पूछे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं शो कर सकता क्यों, तो ये पड़ा। अब वो पूछे कि इलेक्ट्रोफिलिक कर सकता है, ये रहा रीजन, देख सकते हो। अगर ये ऐसा है तो क्या कर सकता है, अट्रैक्ट किसको करेगा, इलेक्ट्रोफाइल को। क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल पे क्या चार्ज है, पॉजिटिव है। इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट करेगा तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर सकता है, न्यूक्लियोफिलिक तो नहीं कर सकता। यहां तो साफ दिख रहा है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि मुझे तो भाई सीएल को या बीआर को हटाना ही है, करवानी जब न्यूक्लियोफिलिक है, बात इसकी चल रही है, तो क्या कैसे पॉसिबल है? हाँ, एक पॉसिबिलिटी बनती है, वो है इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। अगर मैं कोई ऐसा ग्रुप लगा दूं, देखिए इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट,
अब देखो रिंग पे माइनस आ चुका है, इस वजह से अटैक नहीं हो रहा। अगर मैं इस रिंग का नेगेटिव चार्ज हटा दूं, ये देखिए, मान लीजिए मैं कोई ऐसा ग्रुप लगा दूं जो इसके माइनस के इलेक्ट्रॉन को खुद खींच ले। अब तो रिंग पे माइनस नहीं है ना, अब तो अटैक हो जाए। एक ही पॉसिबिलिटी बनती है कि आपके पास क्या हो, देखो ऐसा ग्रुप जो खुद क्या कर दे, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करवा ले, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दो आप। जितने ज्यादा लगे होंगे, रिंग वाला माइनस चार्ज किसके पास चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पे। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पे गया तो रिंग पे माइनस रहेगा नहीं, उसका इफेक्ट कम हो जाएगा और न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा। ये पॉसिबिलिटी बनती है। अगर एक ग्रुप ऐसा लगे जो स्ट्रॉन्ग है, वो पहले इसके माइनस को खींचे और खींच ले, तो इसका मतलब इस पर क्या आ सकता है, प्लस आ सकता है। ये पॉसिबिलिटी बनती है, समझिए मेरी बात, तब अटैक हो सकता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं अगर कोई हमें ऐसा मॉलिक्यूल दे दिया जाए, जैसे मान लीजिए पहला केस, हमें अगर कोई रिएक्शन दी जाए ऐसी, और हमें कहा जाए कि NaH के साथ रिएक्शन करवानी है भाई, हो जाएगी क्या, नहीं होगी, Cl नहीं हटेगा, जैसे मैंने आपको पहले कहा, तो ये रिएक्शन नहीं होगी। अब नहीं होगी, हटाना है फिर भी, इसका मतलब कोई एक्सट्रीम कंडीशन दे दीजिए, कोई कंडीशन दीजिए ताकि ये रिएक्शन हो जाए। हाँ, कंडीशन है हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, हाई कंसंट्रेशन ऑफ रिजेंट, कैटलिस्ट। आप ये कंडीशन अप्लाई कीजिए सारी, तो हो सकता है कि हैलोजन हट जाए। मेरी बात समझिए बात। तो देखिए ये क्या होता, एक्चुअल में क्या होता है, जब आप ये रिएक्शन करवाते हो इन सारी कंडीशन के साथ, आपने NaH दे दिया, देखिए किसी ने स्पेशल प्रोसेस करवाया होगा, अपने आप तो रिएक्शन होती नहीं है, जैसे हमने बात की। तब क्या होता है, मतलब ये सारी कंडीशन, टेम्परेचर है आपके पास, प्रेशर है, और ये जो आपने चीज लिया है ये क्या है, कंसंट्रेटेड है, आपने सारी कंडीशन दे दी। अब ये हैलोजन हट सकता है, और इसकी जगह कौन आएगा, इसकी जगह आएगा ONA, और आपके पास जो चीज बनेगी वो होगी सोडियम, इसको बोला जाता है सोडियम फिनोक्साइड। क्या चीज बनेगी, सोडियम फिनोक्साइड। आप उसमें ऐड कर दीजिए डाइल्यूट HCl, NaCl बाहर जाएगा, और यहां पे क्या लग जाएगा, H, और हमारे पास बनेगा फिनोल। इसका मतलब एराइलाइट से फिनोल बन सकता है, Cl हट के OH लग सकता है, स्पेसिफिक कंडीशन अगर दी हो तो। इस प्रोसेस को डो प्रोसेस कहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, डो प्रोसेस कहते हैं। क्लियर है अभी? हुआ क्या, जैसे हम बात ये पढ़ रहे थे कि सब्स्टिट्यूएंट का क्या रोल होता है, इसकी बात चल रही थी। तो हमने क्या किया, हमने कोई एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ले लिया, और वो ले लिया हमने NO2। हमने क्या चीज लगा दी, NO2 लगा दी। अब ये रिएक्शन थोड़ी और आसान हुई, क्योंकि देखो जो ये ग्रुप लगा हुआ है ये क्या कर सकता है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन खुद खींच सकता है,
रिंग पे माइनस नहीं रहेगा, थोड़ा आसान हो जाएगा काम। तो जो काम आप कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से कर रहे थे, जो आप हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पे कर रहे थे, इजीली काम हो रहा था। लो टेम्परेचर पे काम चल जाता, रूम टेम्परेचर पे काम चल जाता, हाई प्रेशर की जरूरत ना पड़ती, हमारा काम चल जाता। समझ गए बात? इसका मतलब ये था कि अगर ये ऐसा होता तो हमें जो एजेंट था, एजेंट तो कौन था हमारे पास, रिएक्शन किसकी चल रही थी, रिएक्शन चल रही थी NaOH की। तो एजेंट जो था वो तो आपको अभी कंसंट्रेटेड ही लेना पड़ता, लेकिन प्रेशर टेम्परेचर ये एक्सट्रीम करने की जरूरत नहीं होती। इसका मतलब ये क्या होते, शायद रूम टेम्परेचर रूम प्रेशर पे काम हो जाता। मेरी बात समझा की बात? तब हम क्या कर सकते हैं, Cl को थोड़ा और इजीली हटा पाते। ये आपके पास प्रोडक्ट क्या है, सेम, मतलब रिपीट कर दीजिए, उसके बाद ये लीजिए। अब क्या होगा, Cl ही था ना, पीछे वाले में हो सकता है BrO भी, चेक कर लीजिएगा, ठीक है, मैंने देखा नहीं। ये लीजिए, ये लग जाता है, लेकिन बाय द वे एक और लगा दिया जाता, पहले दूसरा गैस था, एक और लगा दिया जाता तो और आसान हो जाता। हमें 2 स्टेप में ना, एक में ही कर देता हूं। मान लीजिए यहां NO2 है, एक NO2 और भी है, ये लीजिए, अब और आसान हो जाता। और ये किसकी प्रेजेंस में होता, डाइल्यूट NaH के साथ ही हो जाता। ये देखिए, Cl हटके NO2 थोड़े हटाना था, Cl हटाना था भाई। यहां तो क्या रहता, NO2 यहां आता ONA, यहां OH हो जाता, यहां NO2, तो यहां क्या आता, मैं 2 स्टेप में डाइल्यूट HCl साथ ही डाल देता हूं, ये लीजिए, यहां OH आ जाता, 2 NO2, ये देखिए, ठीक है। और अगर बाय द वे एक और अगर लग जाता, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और होता मेरे पास, ये लीजिए, तो सिंपल पानी भी ऐड किया जाता तो भी क्या हो जाता, रिएक्शन हो जाती और हमारे पास ये चीज लग जाती। ये देखिए, ठीक है, इसका नाम क्या है, ये है 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनोल, 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनोल। इसी को क्या कहा जाता है, पिक्रिक एसिड। कंप्लीट द रिएक्शन में आपको मिलता है, ठीक है। जब रिएक्शन कंप्लीट करनी होगी तब आपको ये दिया गया होगा। समझिए बात? अब आपसे पूछे ऐसा क्या हुआ इसके आने से, बताइए जी, हुआ क्या, ये क्वेश्चन है। आप एक्सप्लेन करिए कि रोल क्या था इसका, तो ध्यान से समझिएगा। ये आपके पास क्लोरोबेंजीन है और ये आपके पास लगा NO2 है, ध्यान से देखिए, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, ये पढ़ रहे हैं। नॉर्मल रिएक्शन क्या होती, सॉरी नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या बनाता है, ये यहां शिफ्ट होता और ये इलेक्ट्रॉन यहां होते, ये बनता। ऐसा बनने से क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती भाई, ऐसा होने से ये स्ट्रक्चर बनती, देखिए, यहां माइनस और Cl पे यही बनती। लेकिन इस NO2 से क्या हुआ वो देखिए, अब यहां से ये वाले इलेक्ट्रॉन देखिए, डबल बॉन्ड से आगे वाले के पास माइनस, ये खुद रेजोनेंस का पार्ट बन गया, जो ग्रुप पाया वो खुद रेजोनेंस का पार्ट बन गया। आप देखिए,
वो माइनस चार्ज जो रिंग के कार्बन पर था, अब वो कहां चला गया? वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, जो NO2 का ऑक्सीजन था उसके पास चला गया। देखिए इसने कैसे इलेक्ट्रॉन खींचे थे वो देख लीजिए। ये एज इट इज Cl पे क्या था? प्लस, और यहां क्या आ गया? डबल बॉन्ड। ये स्ट्रक्चर देखिए आप, जो रिंग पे कार्बन था, ध्यान से देखिए, यहां पर नेगेटिव चार्ज किस पे था? रिंग पर था। और अब इस स्ट्रक्चर में आप देखिए, अब नेगेटिव चार्ज किस पे है? NO2 ग्रुप पर है। ओवरऑल NO2 ने क्या कर लिया? उसके इलेक्ट्रॉन को खुद खींच लिया, रिंग पर नहीं है, देख सकते हो। यहां से इसके बाद क्या हुआ देखिए, अगर मैं इस स्ट्रक्चर की बात करूं, ये दोबारा से देखिए, स्ट्रक्चर देखिए क्या हुआ होगा। यहां माइनस, Cl पे वही प्लस है, और ये क्या हुआ फिर? सिंगल हो गया, देख सकते हो। ये फिर से क्या हुआ? डबल, मतलब ये वही NO2 ग्रुप बन गया। क्लियर है? अब सोच के देखिए, कल को अगर मान लीजिए यहां एक और होता तो वो भी इन्वॉल्व हो जाता। इस स्ट्रक्चर के बाद अगली हम क्या स्ट्रक्चर बनाते? ये देखिए, ये बनती, और इस स्ट्रक्चर में फिर नेगेटिव चार्ज किसके पास आ जाता? ऑर्थो पोजीशन पे। यहां देखिए, अब बताइए, अगर यहां नेगेटिव एक और होता, NO2 और होता, फिर वो भी इन्वॉल्व हो जाता। ये देखिए, और नेक्स्ट स्ट्रक्चर, अब यहां जो चीज मैंने आपको समझाई, इसका क्वेश्चन पेपर में आता है। आप ध्यान से देखिए सारी चीज को। आप ये बताइए, एक NO2 लगने से, एक सिंगल NO2 लगने से कितनी स्ट्रक्चर बढ़ेगी? नॉर्मल ये ना होता तो ये वाली एक न्यू स्ट्रक्चर आई है, देखो ये वाली। अगर ये ना होता तो यहां माइनस होता और वो सीधा ऐसे अगली स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता। अकेला रिंग होता तो 5 स्ट्रक्चर बनती। इस NO2 के आने की वजह से क्या होगी? 6 स्ट्रक्चर होगी, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बढ़ गई। बाय द, ये तो एक ग्रुप आपने लगाया तो एक स्ट्रक्चर बढ़ गई। देखो, मतलब अगर आपने एक NO2 लगाया होता तो देखो न्यू स्ट्रक्चर्स कितनी होती? एक। अगर कल को आपने 2 NO2 लगा दिए होते तो 2 स्ट्रक्चर, और 3 लगा दिए होते तो, और जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती उतना ज्यादा वो स्टेबल होता। मेरी बात समझ रही हो? बात। अब बस ये बता दो जी, मैक्सिमम कितनी लग सकती थी? 3? श्योर? 5 नहीं है? मैं 5 लगा सकता हूं जी, 5 पोजीशन पड़ी है। 3 क्यों भाई? बस ये समझने वाली बात है, छोटी सी। अगर मान लीजिए कल को आप ग्रुप लगा रही हैं और पोजीशन आपने ये रख दी, कौन कौन सी? ऑर्थो, पैरा, ऑर्थो। सिर्फ यही जगह किसमें इन्वॉल्व होगी? रेजोनेंस में। आप देख सकते हो, देखो यहां माइनस आया तो ये ग्रुप रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो सकता है। फिर यहां आया था, देखो, तो पैरा वाला हो सकता है। फिर दोबारा यहां आया, फिर ऑर्थो वाला हो सकता है। मेटा पोजीशन पे चार्ज नहीं आया था, वो इन्वॉल्व नहीं हो सकता। तो क्या उसका रोल नहीं है? है।
अगर मान लीजिए ये वाली पोजीशन जो आप देख रहे हो, ये अगर यहां है तो बिल्कुल रोल है इसका, ऐसा नहीं है इसका बिल्कुल इफेक्ट नहीं है। अगर यहां आता है तो क्या देखा जाता? इंडक्टिव इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग तो अगला, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग तो है, ट्रांसफर ना होते शिफ्ट तो करवाता वो भी। तो यहां वाले जो है वो हमेशा, अगर मान लीजिए ये ग्रुप आपके पास लगा है, हेलोजन आपके पास लगा है, और उसके विद रिस्पेक्ट टू ऑर्थो या पैरा पे कोई ग्रुप लगा है, तो रेजोनेंस चेक करोगे। मतलब ये वाली जो साइट है वो क्या है, ये क्या शो कर रही है? रेजोनेंस इफेक्ट। इसका मतलब इसके विद रिस्पेक्ट टू, किसके विद रिस्पेक्ट टू? हेलोजन के विद रिस्पेक्ट टू। अगर पहले से क्या लगा है आपके पास? हेलोजन, या एक्टिवेटिंग, सिंपल सी बात, जो रिंग पे माइनस ले आए, अगर ये है तो इसकी ऑर्थो और पैरा क्या है? रेजोनेंस देखी जाती है। अगर वहां लगा है तो रेजोनेंस देखा जाता है, और मेटा पे लगा है तो इंडक्टिव देखा जाता है। इफेक्ट तो दोनों का है, और इफेक्ट ज्यादा किसका होता है? रेजोनेंस का होता है। इसलिए ऑर्थो पैरा का इफेक्ट समझा है हमने। ऐसा नहीं है कि मेटा पे लगा होता सर वो कुछ ना करता, करता वो भी करता, वो भी इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश करता, लेकिन इंडक्टिवली, नॉट रेजोनेटिव। अब मेरी बात समझा रही है? तो यहां हमने तीन जो पोजीशन ली है वो कौन सी ली है? रेजोनेंस की ली है। लेकिन और कहीं होता तो भी अटैक होता, मेटा होता तो भी होता, कंडीशन थोड़ी एक्सट्रीम, वो इतना स्ट्रोंग नहीं है, करता तो वो भी। इसके अलावा क्या और कोई तरीका नहीं है सर इसको हटाने का? जी है भाई, एक और बचा हुआ है, उस तरीके से भी आप हटा सकते हो, वो बेंजाइन मैकेनिज्म है। टाइम हो गया अभी, आज कल करूंगा जी, ठीक है भाई।